बेटा? सेम। अभी बताती हूँ क्या होता है। क्या हुआ? इसने बोला था कि सेम है और अपन बोला था हाँ। कुछ ज्यादा वैसे नहीं, मतलब बहुत डीप नहीं गए अपन। हमने कुछ बेसिक वर्ड्स के मीनिंग्स ही सीखे है ना। आज भी अपन क्या करने वाले हैं, आगे के वर्ड्स ही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो ये वर्ड्स के मीनिंग्स अपन को क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल में आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से वर्ड सीख लिए थे अपन ने? ज्यादा तो सीखे नहीं थे, अपन ने सीखा था, जल्दी से रिवाइज भी कर लेते हैं, है ना। कौन कौन से वर्ड सीखे थे? प्रोपराइटर का मतलब सीखा था। हाँ बेटा, कौन से स्कूल से अपन? क्राइस्ट चर्च। ओके, हाँ। प्रोपराइटर का मतलब क्या, कौन होता है प्रोपराइटर? हाँ, a person who meets all the investment and bears the risk while doing any kind of business. कोई भी पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस में पैसे लगाता है, ठीक है, और बिजनेस का रिस्क उठाता है। ठीक है, अभी अपन क्या कर रहे हैं, अपन अकाउंट्स में यूज होने वाले या कॉमर्स में यूज होने वाले वर्ड्स का मीनिंग सीख रहे हैं। ठीक है ना। तो प्रोपराइटर वर्ड यूज होगा। प्रोपराइटर मतलब कोई भी पर्सन जो बिजनेस स्टार्ट करेगा। अगर आज तुम बिजनेस स्टार्ट कर दो, ठीक है ना, अकेले तुम बिजनेस कर रहे हो, तो तुम क्या कहलाओगे? प्रोपराइटर। क्लियर है? ठीक है, तुम लोगों ने बहुत सारे ऐसे फैंसी वर्ड सुने होंगे ना, एंटरप्रेन्योर, है ना, जो बिजनेस करता है। ठीक है, अब एंटरप्रेन्योर वो भी होता है जो किसी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहा है, ठीक है, या अकेले बिजनेस कर रहा है। ठीक है, अकेले बिजनेस कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा? प्रोपराइटर। अगर किसी के साथ बिजनेस कर रहा है तो क्या कहलाएगा? पार्टनर। ठीक है, क्लियर है ये वर्ड, है ना। चलो, इसके बाद हमने लास्ट क्लास में कौन सा वर्ड सीखा था? असेट। असेट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, जिस पर बिजनेस का क्या है? राइट है। फिर से एक बार थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे जाते हैं अपन। देखो, समझो, ये एक पर्सन है जो कि क्या कर रहा है? बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। इसको अपन क्या बोलेंगे? ओनर, प्रोपराइटर। ठीक है, प्रोपराइटर बोलेंगे इसको। इसने बेटा एक बिजनेस चालू किया। ये क्या है? इसकी शॉप है। क्लियर है ना। अब इसने बिजनेस कैसे चालू किया? इसने बिजनेस में क्या लगाए? पैसे। ठीक है, ओनर ने बिजनेस चालू किया, ये तुम हो, ठीक है, और तुम क्या कर रहे हो? बिजनेस चालू कर रहे हो, एक शॉप खोल रहे हो, और शॉप में क्या लगा रहे हो? पैसे। ठीक है, इन पैसों को हम बोलते हैं कैपिटल। वो पैसा जो प्रोपराइटर, ओनर बिजनेस में क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। ठीक है, अब बेटा हमको अकाउंट्स में करना है हिसाब किताब। क्या करना है? कि भाई बिजनेस चालू किया, उसमें पैसे लगाए, है ना, उसमें कुछ खरीदा कुछ बेचा, कुछ खरीदा कुछ बेचा। क्यों वेट किया ये सब? क्या कमाने के लिए? क्या कमाने के लिए?
प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए क्या किया, बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज करी। ठीक है, तो अब मैं पूछूंगी कि भाई कितना प्रॉफिट कमाया तुमने बिजनेस करके पूरा साल। तो तुम्हारे पास एक फिगर होना चाहिए, एक अमाउंट होना चाहिए। तो उस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए हम हिसाब किताब करते हैं। उस हिसाब किताब को ही क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। ठीक है, ये बात समझ में आई है ना। पर सवाल ये आता है कि भाई हिसाब किताब मैं किसका करूं, मैं बिजनेस का हिसाब किताब करूंगी या ओनर का हिसाब किताब करूंगी। मैं बिजनेस का हिसाब किताब करूंगी। ठीक है, तुमने एक दुकान खोली है, दुकान के अंदर, शॉप के अंदर तुम बहुत सारी एक्टिविटीज करते हो, बहुत सारे सामान खरीदते हो, रोज बहुत सारा सामान बेचते हो। ठीक है, तुम खर्चे भी उठाते हो, अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी देते हो, तुम अपने दुकान का रेंट भी पे करते हो, तो अपनी दुकान में इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी पे करते हो। ठीक है, तो ये खर्चे तुम कहाँ कर रहे हो, ये सब एक्टिविटीज कहाँ कर रहे हो, शॉप के अंदर, बिजनेस के अंदर। तुम अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो। ठीक है, जैसे शॉप बंद करने के बाद शाम को दोस्तों के साथ घूमने जाना। ठीक है ना, दोस्तों के साथ मोमोज खाने जाना। क्लियर है, तो ये तुम्हारा क्या है, पर्सनल एक्टिविटी। ये क्या हो गई तुम्हारे लिए, पर्सनल। ऐसे तुम खाना भी खरीदोगे अपने लिए पहनने के लिए कपड़े भी खरीदोगे। ये एक्टिविटीज कहाँ कर रहे हो तुम, अपनी पर्सनल लाइफ में, राइट। ठीक है, तो ओनर बहुत सारी चीजें अपनी पर्सनल लाइफ में करता है और बहुत सारी एक्टिविटीज बिजनेस के अंदर करता है। ठीक है, हम उसकी पर्सनल लाइफ का हिसाब किताब नहीं रखेंगे। क्लियर है, हम किसका हिसाब किताब रखेंगे बेटा, बिजनेस का। ठीक है, क्लियर है। तो इसके लिए हमने बिजनेस को एक अलग पर्सन की तरह देखना चालू कर दिया। हमने बोला कि एक काम करते हैं, ओनर का हिसाब किताब नहीं रखना है, बिजनेस का हिसाब किताब रखना है। तो बिजनेस को क्या मान लो, एक अलग पर्सन मान लो। ठीक है, क्लियर है। ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, अब बिजनेस को ऐसे इमेजिन करो कि वो एक अलग पर्सन है। ठीक है, बिजनेस के पास पैसा आ गया, अब उन पैसों से बिजनेस बहुत सारी क्या करेगा, ट्रांजैक्शन, बहुत सारी चीजें खरीदेगा। ठीक है, बहुत सारा सामान खरीदेगा आगे बेचने के लिए। ठीक है, फिर उनको बेचकर पैसे कमाएगा। ये सारे ट्रांजैक्शंस किसके हैं, बिजनेस के। क्लियर है ये वाला कॉन्सेप्ट। अभी आगे जाकर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स, उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये पढ़ लिया अपन ने अभी। क्लियर है कि ओनर अलग है और बिजनेस एक अलग पर्सन के जैसे है ना, और हमको सब कुछ किसके लिए करना है, बिजनेस के लिए। ठीक है ना। तो असेट क्या होता है बेटा, वो चीजें जो बिजनेस में खरीदते हैं, वो प्रॉपर्टी और वो राइट्स जो हम बिजनेस के लिए खरीदते हैं। ठीक है, बिजनेस को करने के लिए हमको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। अब जैसे कि मान लो मैं क्लासेस चला रही हूँ, ऑन कैमरा में चला रही हूँ। ठीक है, और ये भी एक बिजनेस ही तो है ना। तो अब मैंने ये फर्नीचर खरीदा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी असेट्स लगे हुए हैं सब खरीदे। ठीक है ना, एसी, प्रोजेक्टर, ये लाइट, ये कंप्यूटर। ठीक है ना, ऑफिस में मेरा फर्नीचर रखा हुआ है, वो भी मैंने परचेज किया। ये सब मैंने फर्नीचर क्यों खरीदा, ताकि मैं क्लासेस पढ़ाने का काम कर सकूं। ठीक है, तो ये सब कुछ क्या है, मेरे क्लासेस का असेट, मेरा नहीं, पर्सनल नहीं। ठीक है, ये किसका असेट है, क्लासेस का, आईटेक्स का असेट है। क्लियर है। ठीक है, तो असेट क्या होता है, प्रॉपर्टी और राइट ओन्ड बाय बिजनेस। ठीक है, पर असेट कहलाने के लिए एक जरूरी चीज है मनी वैल्यू। मतलब किसी भी चीज की अगर मनी वैल्यू है तो हम उसको क्या बोलेंगे, असेट।
जैसे ये फर्नीचर जितना भी रखा हुआ है, इन सब की मनी वैल्यू है, इसकी कोई पैसों में कीमत लगा सकते हैं अपन, है ना? तो ये क्या है? असेट है। अगर कोई भी ऐसी चीज यहाँ रखी है जिसकी हम पैसों में कीमत नहीं लगा सकते, तो वो असेट नहीं है। ठीक है? अच्छा, असेट के कारण बिजनेस को फ्यूचर बेनिफिट होता है। जैसे मैं ये असेट खरीद कर क्लासेस पढ़ाती रहूंगी, तो मुझे फ्यूचर में क्या होता रहेगा? बेनिफिट। कैसा बेनिफिट? मॉनेटरी बेनिफिट। ठीक है ना? पूरा कॉमर्स सिर्फ किसके बारे में बेटा? पैसों के बारे में, है ना? हर चीज किसमें है? पैसे में। ठीक है? अगर वो पैसों में नहीं है तो फिर वो बिजनेस, मतलब वो अकाउंट्स में कोई काम की बात नहीं। ठीक है? क्या नाम है अपना बेटा? चलो, क्लियर हुई इतनी बातें, है ना? देखो, सिर्फ किताब में लिखी हुई बातों को रटना नहीं है, किताब में लिखी हुई बातों के अलावा भी बहुत सारी बातें मैं बताऊंगी तुम लोगों को, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग कुछ भी नहीं जानते हो कॉमर्स के बारे में। ठीक है? तो तुम लोग जितना ज्यादा सुनोगे, उतना ज्यादा तुम लोगों का जो दायरा है, स्कोप है अंडरस्टैंडिंग का, वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है? कुछ बातें जनरल भी की जाती हैं ताकि हमारा नॉलेज क्या हो जाए? बढ़ जाए उस फील्ड के बारे में। ठीक है? समझ गए क्या? बेटा यहाँ पे सुनीता दीदी मिली थी अभी। चलो, तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ना, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, और उससे मैं तुम लोगों को ये दो वर्ड्स की बिल्कुल डिटेल में लेकर जाती हूँ। कौन से दो वर्ड्स? कैपिटल और ड्राइंग्स। समझो और देखो, है ना? ये कौन है? जेठालाल। ठीक है? और वो क्या है? ठीक है? ये है रहा ओनर, प्रोपराइटर, और वो रही उसकी, उसका बिजनेस। ठीक है? ये है बेटा ओनर, और ये है हमारा बिजनेस। क्या सब लोग यहाँ पर बिजनेस का मतलब जानते हैं? कोई भी एक्टिविटी जो प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है। ठीक है? बिजनेस स्टडीज का पहला चैप्टर ही आपको बिजनेस के बारे में बताता है। देखो, अभी तो तुम लोग बच्चे हो, है ना? पैसे कमाते हो नहीं? ठीक है? जब मान लो तुम्हारा फर्दर स्टडीज, हायर स्टडीज भी कंप्लीट हो गई, जो भी तुमने किया, प्रोफेशनल कोर्स किया या कॉलेज से पढ़ाई करी, वो कंप्लीट हो गई, कॉलेज खत्म हो गया बेटा, अब क्या करना पड़ेगा? अब प्रेशर किसका बनेगा? कि अब पैसा कमाना है। बिजनेस नहीं सिर्फ, पर पैसा तो कमाना है। ठीक है? कि अब कॉलेज खत्म हो गया, अब जॉब करनी है, या अब कुछ काम करना है, कोई बिजनेस खोलना है। ठीक है? तो पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हो? ठीक है? ये बातें यहाँ नहीं लिखी हुई है, पर ये तुम्हारे बिजनेस स्टडीज के पहले चैप्टर की है। ठीक है? पैसे कमाने के लिए क्या क्या कर सकते हो? सोचो और मुझे बताओ। आगे आ जाओ ना, इसके साथ शेयर कर लेना अभी तक, जब तक तेरे नोट्स नहीं आ रहे। बैठ पाओगे ना तीनों जन एक साथ? हाँ, क्या क्या कर सकते हो पैसा कमाने के लिए? सोचा है कभी? अरे पैसा कमाने के लिए तो सोचा होगा कि तब तक पैसा कमाएंगे हम, ये इतनी बड़ी गाड़ी होगी हमारे पास। नहीं, ये सब नहीं सोचते हो तुम लोग? ये सोचते हो कि कल किस दोस्त के साथ जाना है, कल किसके यहाँ नाइट आउट करना है, स्कूल में ये मिलेगा तो इसको ये कहेंगे। चलो सोचो, अपना दिमाग दौड़ाओ, बताओ क्या क्या कर सकते हो? थोड़ा सा पेरेंट्स को देखते हो ना पैसे कमाते हुए, तो वही बता दो। बिजनेस, ठीक है, और जॉब। ठीक है? कि भाई कोई भी क्या कर लेंगे? नौकरी कर लेंगे। ठीक है? अब नौकरी तो कोई भी कर सकते हैं ना हम। ठीक है? नौकरी तो हम बैंक में भी कर सकते हैं। ठीक है? गवर्नमेंट कंपनी में भी कर सकते हैं। ठीक है? नौकरी हम इंजीनियर बन के भी कर सकते थे, अब तो नहीं बनेंगे। ठीक
ठीक है, अब तो कॉमर्स ले रहे हैं, ठीक है ना। या नौकरी हम टीचर बन के भी कर सकते हैं, ठीक है, या हम कोई बहुत एमबीए वगैरह करके या लॉ वगैरह करके भी जॉब कर सकते हैं, ठीक है। तो जॉब कर सकते हैं या अपना खुद का कोई भी बिजनेस खोल सकते हैं, बिजनेस किसी भी चीज का हम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, और अपना खुद का ऑफिस खोलकर प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब हम क्या बन सकते हैं, प्रोफेशनल। जैसे डॉक्टर्स प्रोफेशनल्स होते हैं, वो अपना खुद का क्लिनिक खोलकर, है ना, हमारा इलाज करते हैं। वैसे ही कॉमर्स फील्ड के अगर हम प्रोफेशनल्स की बात करें तो कौन आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आएंगे, अपना खुद का ऑफिस खोलते हैं और क्लाइंट्स को क्या देते हैं, अलग अलग तरीके की कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है ना। फिर कंपनी सेक्रेटरीज आएंगे, ठीक है, अभी ये सारे नाम तुम लोगों के लिए नए होंगे। वो लॉ से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। और लॉयर्स और एडवोकेट्स आएंगे, जो खुद का ऑफिस खोल के बैठते हैं और हमको कोई केस लड़ना है या हमको कोई लीगल मैटर में हेल्प चाहिए तो हम लॉयर के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या दे रहे हैं हमको, प्रोफेशनल सर्विसेज और पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो हम पैसा कमाने के लिए इतनी सारी चीजें कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस करके हम क्या कमाएंगे, प्रॉफिट। जॉब कर सकते हैं, जॉब करके हम क्या कमाएंगे, सैलरी। और प्रोफेशनल बन सकते हैं, उससे हम क्या कमाएंगे, फीस। समझ में आया। अब इन तीन चीजें में से हम कौन सा उठा रहे हैं अभी, बिजनेस, ठीक है। तो ओनर और उसका बिजनेस, बिजनेस कोई भी एक्टिविटी जो क्या अर्न करने के लिए की जाए, प्रॉफिट, ठीक है। अब बेटा जेठालाल ने बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाए, ठीक है। वैसे 1 लाख रुपए कम होते हैं, बट अभी अपन एग्जाम्पल में ले रहे हैं, ठीक है। ये 1 लाख रुपए क्या कहलाएंगे, इसको अपन बोलेंगे बेटा कैपिटल। कैपिटल कितनी हो गई, 1 लाख। गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक को भी हम एक पर्सन की तरह देखेंगे, ठीक है, एक अलग पर्सन। ये एक अलग पर्सन है और बिजनेस एक अलग पर्सन है, उसको पर्सन मान लो, ठीक है। ओनर ने बिजनेस को पैसे दिए, अब वो पैसे किसके पास है, बिजनेस के पास, ठीक है। अब समझो बिजनेस को तो हमने क्रिएट किया, ठीक है। क्या बिजनेस के पास पहले से कुछ भी खुद का था, कुछ नहीं था। किसने दिया बिजनेस को पैसा, ओनर ने बिजनेस को पैसा दिया, ठीक है। अब ये पैसा बिजनेस के पास आ चुका है, ये पैसा किसके पास आ चुका है, बिजनेस के पास। पर क्या ये पैसा बिजनेस का खुद का है, खुद का है नहीं, किससे लिया है, ओनर से, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर हमारी खुद की नहीं होती है बेटा, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी होती है। क्या होती है, ठीक है। अगर किसी और से मैं पैसा लूं और काम करूं तो वो पैसा मैं यूज करूंगी, जहां चाहे मैं यूज करूंगी, बट वो पैसा है तो नहीं ना मेरा, एक ना एक दिन तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा, ठीक है? तो ऐसे ही ओनर जो पैसे लगाता है बिजनेस में उसको बोलते कैपिटल है, बट वो भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, लायबिलिटी। ये बात समझ में आ रही है। अभी देखो, अभी बहुत नॉर्मल है शुरुआत में कि कुछ चीजें ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं अपन, बिल्कुल रोक के, ठीक है। हाँ मैम, जब तक उसको प्रॉफिट नहीं आएगा, उस ना मतलब सपोज उसने 1 लाख अपना इन्वेस्ट किया, जब तक उसको 1 लाख प्रॉफिट तो उसमें फॉर्म नहीं है, तब तक वो लायबिलिटी है, हमेशा लायबिलिटी है। अभी अपन प्रॉफिट भी जोड़ते हैं, ठीक है। बिजनेस के पास खुद का तो कुछ नहीं था ना, बिजनेस के पास 1 लाख रुपए है आज की डेट में, पर वो किससे लिए हुए हैं, ओनर से, ठीक है। अब जेठालाल को लगा यार 1 लाख तो कम पड़ रहे हैं, इससे तो मैं बेसिक बहुत सारी चीजें नहीं कर पा रहा हूँ, तो चलो और पैसा बिजनेस में लगाता हूँ, ठीक है। जेठालाल ने और पैसा बिजनेस में लगाया बेटा, 2 लाख रुपए और लगा दिए, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 लाख की कैपिटल थी, 2 लाख और लगा दिए, तो 2 लाख से कैपिटल क्या हो गई, अब कैपिटल कितनी हो गई है,
अब बिजनेस के पास पैसे कितने हो गए हैं? 3 लाख। ठीक है, पूरे साल बिजनेस किया। अब बेटा दुकान में जो बिजनेस हुआ उससे क्या आया? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट होता क्या है? अगर मैं 10 रुपए की कोई चीज खरीदूं, पेन खरीदूं 10 रुपए का, और इसको मैं 20 रुपए में सेल कर दूं, चाइना से मैंने मंगवाया 10 रुपए में, ठीक है, अब तुम लोगों को क्या पता कि मैंने 10 रुपए में मंगवाया, और मैंने तुम लोगों को बेच दिया कितने में? 20 में। ठीक है, तो मैंने कितने का प्रॉफिट कमाया? 10 रुपीज का क्या कमाया? प्रॉफिट। ठीक है, तो ऐसे ही गणा इलेक्ट्रॉनिक्स में वो कम में सामान खरीदता है और ज्यादा में बेचता है, और क्या कमाया? प्रॉफिट। 50,000 का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ वाले एग्जाम्पल में देखो, छोटी छोटी चीजों से अपन बेसिक समझते हैं। तुम्हारे जेब से पेन जब तुमने खरीदा ये 10 रुपए का, तुम्हारी जेब से कितना गया? 10 रुपए। 10 रुपए गए। फिर तुमने इसको 20 रुपए में बेचा, तो 20 रुपए तुम्हारे पास आए। अब तुम्हारे पास जेब में कितने पैसे? 20 रुपए। तो तुम्हारे पास जो पैसा था वो 10 रुपए से क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब प्रॉफिट की वजह से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है? ठीक है, बिजनेस में भी जो प्रॉफिट होता है वो किसके पैसों पे हुआ है? ओनर के। तो प्रॉफिट कहाँ जुड़ता है बेटा? ओनर के पैसों में। प्रॉफिट की वजह से ओनर का पैसा क्या होता जाता है? बढ़ता है। उसने 3 लाख लगाए थे, उसमें 50,000 कमाए। ठीक है, तो अब उसका कैपिटल कितना हो गया है? ये बात अच्छे से समझ में आए कि नहीं? पक्का? कोई सवाल आ रहा है अंदर से? नहीं? पक्का? ठीक है, तो प्रॉफिट कमाओगे तो तुम्हारा पैसा क्या होता जाएगा? ठीक है ना, 3 लाख लगाए थे और कमाते जाएंगे तो हमारा ये पैसा क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बट अगर प्रॉफिट होने की जगह उल्टा लॉस हो जाए तो हमारा पैसा क्या होता जाएगा? बिजनेस के पास तो खुद का कुछ नहीं है ना, तो जो लॉस का पैसा आएगा वो कहां से निकलेगा? कैपिटल से। निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, निकलता जाएगा, लगता जाएगा। ठीक है, मतलब 3 लाख रुपए बिजनेस में लगे, बट सेल होकर आए कितने? 2,80,000। तुम्हारी कैपिटल क्या हो गई? कम हो गई। फिर हमने 2,80,000 फिर से लगाए, फिर लॉस हुआ तो सिर्फ 2,50,000 ही आए, तो कैपिटल और कम हो गए। तो अगर लॉस होता है बेटा, ठीक है, तो कैपिटल क्या होती जाती है? जैसे मान लो 30,000 का लॉस हुआ अगले साल, तो कैपिटल कितनी हो गई? 3,20,000। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आई? चलो एक बार फिर से बोलो। कैपिटल लगाता है और कैपिटल लगाएगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी? बिजनेस में प्रॉफिट होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी? बिजनेस में लॉस होगा तो कैपिटल क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, अच्छा, जेठालाल ने पूरे पैसे बेटा अपने घर के जितने भी थे 3 लाख रुपए कहाँ लगा दिए? बिजनेस में। अब वो कुछ खाने के लिए भी तो उसको पैसा चाहिए, ठीक है ना, घर चलाने के लिए भी तो पैसा चाहिए। ठीक है, अब वो उसने तो पूरा पैसा बिजनेस में लगा दिया, अब जब भी उसको अपने पर्सनल खर्चों के लिए पैसा चाहिए होगा तो वो कहाँ से निकालेगा बेटा? प्रॉफिट से या बिजनेस से। अगर प्रॉफिट नहीं भी हो रहा होगा तो लॉस भी हो रहा होगा तो भी तो पैसा चाहिए होगा, तो कहां से निकालेगा? बिजनेस से। तो पैसा जब निकाला जाता है, जैसे मान लो कि इसने 20,000 रुपए निकाले, इसको बोलते हैं अपन ड्रॉइंग्स करना। क्या करना? विड्रॉ किया कैपिटल, इंट्रोड्यूस किया कैपिटल, विड्रॉ किया कैपिटल। विड्रॉ करने को क्या बोला? ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग जब भी करेगा तो कैपिटल क्या होगी बेटा? कम होगी। वापस से अपन पहुंच गए 3 लाख पे। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया? ठीक है, और कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरीके की क्या होती है? लाइबिलिटी, क्योंकि बिजनेस का खुद का पैसा नहीं है, ओनर से लिया हुआ। ठीक है, अच्छे से क्लियर है कि नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट? हाँ, चलो, तो कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर
फॉर्म ऑफ मनी या असेट। अब ये क्या लिख दिया भाई, मनी लगाया बिजनेस के अंदर तो वो कैपिटल है, कोई असेट बिजनेस में लगा दिया तो वो भी कैपिटल है। अब समझो, ठीक है, ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास एक बिल्डिंग ऑलरेडी है, तुम एक बिल्डिंग क्या करते हो, ओन करते हो, तुमने ऐसे ही खरीद ली थी, तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे थे, तुमने खरीद के वो बिल्डिंग रख ली, खाली पड़ी हुई। अब तुम सोच रहे हो कि चलो यार अपन क्या करते हैं, एक बढ़िया सा बिजनेस चालू करते हैं, और बिल्डिंग भी खाली पड़ी हुई है, तो ये बिल्डिंग को ही बिजनेस के लिए क्या करने लग गए, यूज। तो ये बिल्डिंग भी क्या कर दी, बिजनेस में लगा दी। तो बेटा जो कैश बिजनेस में लगाया वो तो कैपिटल है ही, ये बिल्डिंग भी तो बिजनेस में लगा दी, इस बिल्डिंग की भी क्या होगी, कोई मनी वैल्यू होगी। ये 10 लाख की बिल्डिंग हो सकती है, 20 लाख की बिल्डिंग हो सकती है, 1 करोड़ की बिल्डिंग हो सकती है। तो जितने की बिल्डिंग है उतने का क्या क्रिएट हो गया, कैपिटल। ठीक है, समझ में आया, ऑफ मनी वैल्यू, है ना। ये कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होता है, एक तरीके से लाइबिलिटी, उधार, दूसरों के लिया गया कुछ भी हमारे सिर पे क्या होता है, लाइबिलिटी। ठीक है, ऑफ द बिजनेस टूवर्ड्स द प्रोपराइटर। ठीक है, यहां पे देखो, इट इंक्रीजेस विथ फर्दर इन्वेस्टमेंट। जेठालाल ने और 2 लाख रुपए लगाए बिजनेस में, तो कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। ठीक है, दुकान में प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई। तो प्रॉफिट के कारण भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज। और रिड्यूस होती है ड्राइंग्स की वजह से, जेठालाल ने बिजनेस से पैसा लगा तो कैपिटल वापस से क्या हो गई, डिक्रीज। ठीक है, या लॉस हुआ तो कैपिटल क्या हो गई, डिक्रीज। ठीक है, समझे ये बात, अच्छे से समझ गए। ठीक है, ये तुम लोग के नोट्स में कैपिटल का मतलब लिखा हुआ है ना। क्या तुम लोग ये कैलकुलेशन लिखना चाहते हो, ऐसे वहां पे नोट करना चाहते हो क्या, याद रखने के लिए, ठीक है ना। पिक भी ले सकते हो, मतलब अगर फ्यूचर में लगे कोई रेफरेंस तो। ठीक है, समझ में आ गया मुझे, कोई इंटरेस्टेड नहीं, चलो पढ़ते हैं ना। ड्राइंग्स वर्ड अपन को मतलब तो समझ में आ गया। आदित्य लिख रहा था क्या, अपूर्व, सॉरी अपूर्व लिख रहा था क्या, लिख लिया। इट इज द अमाउंट विड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर। ये तो समझ में आया। ड्राइंग्स क्या बोला मैंने, ओनर जब बिजनेस से पैसा निकालता है तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स। ठीक है, अच्छा अब मान लो कि तुम्हारी मोबाइल की शॉप है ना, तो तुम मोबाइल खरीदते हो बेचने के लिए। अब बेटा अगर तुमको खुद के लिए मोबाइल चाहिए तो दूसरे की दुकान में खरीदने जाओगे कि अपनी दुकान से निकाल लोगे, अपनी दुकान से निकाल लोगे, दुकान जाओगे, जो पसंद आएगा वो उठा लोगे, यूज करने लग जाओगे, राइट। तो इसका मतलब दुकान में रखा हुआ सामान जिसको अपन क्या बोलते हैं, गुड्स, क्या बोलते हैं, गुड्स, वही तुमने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया, तो कैश निकाला तो भी ड्राइंग्स बोलेंगे, गुड्स निकाला तो भी ड्राइंग्स बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ही ये बिजनेस है ना मेरा, तो ठीक है, तो यहाँ पे डेस्क बेंच रखी हुई है, ये किसकी है, आईटेक्स की है ना। अब मेरे को अपने पर्सनल घर के लिए चाहिए, तो मैंने सोचा कि यार तक एक आध खाली रहती है, यही घर ले जाती हूँ, तो मैं घर ले गई ना, ये तो ये क्या है, मैं बिजनेस का असेट घर ले गई। ठीक है, तो वो भी क्या है, ड्राइंग्स। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं, ये कौन सा वर्ड अपन सीखने वाले हैं अब, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, दो एक जैसे टर्म है, ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेएबल। तुम्हारा बिजनेस है, एक कस्टमर जो कि तुम्हारा दोस्त भी है, ठीक है, तुम्हारी शॉप में आया, उसने सामान लिया, पर बेटा उसने पैसे नहीं दिए, उसने बोला कि यार 1 महीने बाद ले लेना।
तुमने कुछ बोला नहीं, तुमने दे दिया उसको सामान। ये तुमने गुड्स सेल किए हैं, कैसे सेल किए हैं? उधारी पर, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट मतलब उधारी, उधारी पर तुमने सामान क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि अब तुमको उससे पैसा लेना है। मुझे बताओ, जो पैसा उसके पास रखा हुआ है वो अब किसका है? मतलब पूरा का पूरा नहीं, ठीक है। जैसे मान लो तुमने उसको 100 रुपए का सामान बेचा, तो वो 100 रुपए जो अभी उसके पास रखे हुए हैं, उसने तुमको दिए नहीं है, बट वो है किसके? तुम्हारे हो चुके हैं, क्योंकि तुम उसको 100 रुपए का सामान बेच चुके हो। ठीक है, तो ये 100 रुपए तुम्हारे लिए है बेटा रिसीवेबल। जो पैसा रिसीव करना है क्या कहलाएगा? रिसीवेबल। ठीक है, और बिजनेस करने के कारण ट्रेड का मतलब होता है, ट्रेड वर्ड का मतलब अपन सीख लेते हैं, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, ये तुम्हारा मेन काम है, तुम खरीदते हो और आगे बेचते हो। ठीक है, उसके कारण वो रिसीवेबल आया है। ठीक है, इसीलिए क्या वर्ड यूज हो गया? ट्रेड रिसीवेबल। वर्ड क्लियर हुआ? ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, इसके अंदर जिस पर्सन से तुमको पैसा लेना है उस पर्सन को तुम बोलोगे कि ये डेटर है मेरा। क्या है? डेटर। डेटर वर्ड बना है डेट से, डी इज साइलेंट। ठीक है, डेट, डेट वर्ड मतलब वो पैसा जो सामने वाला ओ करता है तुम्हें। ठीक है, तो डेटर वो पर्सन है जिसको तुमने गुड्स उधारी पर बेच दिए, अब तुमको उससे पैसा लेना है। ठीक है, ये क्लियर हुआ है ना? अच्छा, इसके बाद एक टर्म दिख रहा है तुम लोगों को, बिल्स रिसीवेबल दिख रहा है। ठीक है, यही है ना भाई? देखो, कभी कभी मान अपन ऐसे इमेजिन करते हैं, ठीक है, कि आपकी दुकान में ना एकदम बिल्कुल गुंडे टाइप कोई दिखने वाला घुस गया। ठीक है ना, बिल्कुल भरोसा ही नहीं हो रहा था उस पर कि ये सही आदमी नहीं लग रहा है। ठीक है, बट उसने बोला कि ये मेरे को सामान चाहिए और मैं पैसे तो 1 महीने बाद दूंगा, पर मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा उस पर। ठीक है, तो मैंने कहा कि यार अब गुंडा टाइप में दिख रहा है, मैं लड़ाई भी नहीं करना चाहती। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है आप ले लो, पर एक काम करते हैं, मैं उधारी एक शर्त पे दूंगी। एक कागज पे मैं लिखती हूँ कि तुम मुझे इतने महीने बाद इतना अमाउंट दोगे, और वो साइन करके चले जाओ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, उस पर्सन से कागज पे क्या करवा लिया? साइन करवा लिया। ठीक है, उस कागज को अपन बोलेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उस कागज को अपन बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, और उस कागज को दिखाकर मुझे क्या मिलेगा बेटा? पैसा। 1 महीने बाद मैं वो कागज दिखाऊंगी, उसके पास जाऊंगी कि देखो तुमने तो साइन किया था कि तुम मुझे 1 महीने बाद क्या दे दोगे? पैसे। ठीक है, तो कागज देखकर वो मुझे क्या देगा? पैसे। ठीक है, इसीलिए ये जो बिल है इसको अपन बोलेंगे बिल्स रिसीवेबल हमारे लिए, और वो पैसे देने वाला है, तो उसके लिए इस कागज का नाम क्या हो जाएगा? बिल्स पेबल। कागज एक ही है, मान लेते हैं अपन ये कागज एडवोकेट से बनवा सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं, एक स्टैंप लगाने की जरूरत होती है। ठीक है, एक स्टैंप आता है, उसको आप उसमें चिपका दो। ठीक है, और मेरे भी साइन हो जाए और उसके भी साइन हो जाए तो कोर्ट केस कर सकते हैं। हमने कागज साइन ही इसीलिए करवाया था कि हमारे पास एक लीगल कागज हो। ठीक है, कि हम 1 महीने बाद उससे चेक ले सकते हैं ना, कैश या चेक दोनों चलेगा, पेमेंट चाहिए हमको, पैसा चाहिए। बाउंस हो जाए तो फिर कोर्ट केस कर सकते हैं। जब पता है तुम लोगों को कि अगर जैसे मान लो कि मुझे तुमको पैसा देना है, मैंने तुमसे कोई सामान खरीदा था, मुझे तुम्हें पैसा देना है और मुझे पता है कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है,
फिर भी मैंने चेक काट के दे दिया कि यार ये जाए तो इसको चेक दे देती हूँ, टल जाएगा, वो बाउंस हो जाएगा। बाउंस हो जाएगा मतलब तुम चेक लगाओगे बैंक में, ठीक है, और वो चेक क्लियर ही नहीं होगा, तुम्हारे अकाउंट में पैसा ही नहीं आएगा, वो चेक क्या हो जाएगा, वापस। बाउंस क्या होता है कि चेक गया बैंक में और वापस तुम्हारे पास आ गया। अब तुम वो बाउंस चेक लेकर मेरे ऊपर कोर्ट केस कर सकते हो, ये और इसकी सजा जेल तक हो सकती है। बट एक लिमिट होती है ना मंथ में, तो कि कितने चेक ही बाउंस हो गई तो वो आप पे पेनल्टी लगेगी। वो तो बैंक लगाता है, वो बैंक लगाता है, बट एक लिमिट रखता है बैंक की। हाँ, चेक बैंक तो एक लिमिट के बाद चार्जेस लगाएगा, क्योंकि बैंक का क्या हो रहा है, काम बढ़ रहा है, तुम बार बार बाउंस चेक दे रहे हो उसको, वो पूरा क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारा चेक क्लियर नहीं हो रहा तो वो चार्जेस लगाएगा, ठीक है। ये बात हो रही है हमारी कि हमको चेक मिला और वो क्लियर नहीं हुआ तो हम सामने वाले पे क्या कर सकते हैं, केस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी जनरल नॉलेज की एक बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। चलो, तो कहाँ थे अपन, ये तुम लोग पूछ रहे थे कि ये कागज होने के बावजूद भी अगर सामने वाला हमको पैसे नहीं देता है तो हम क्या करेंगे, कोर्ट में जा सकते हैं। क्लियर है, ये कागज हम बना ही इसीलिए रहे हैं कि हम सामने वाले पे कल को क्या कर सके, कोर्ट केस कर सके अगर वो हमें पैसे ना दे तो। कुछ उधारी ऐसे ही दे दी जाती है, जान पहचान के लोग हैं, ठीक है, हम इनके साथ बिजनेस करते आए हैं, तो हमसे इन्होंने गुड्स खरीदे, हमने ऐसे ही दे दिए कि यार ये 3 महीने बाद हमको बिल पे कर देगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर हमको विश्वास नहीं है, ठीक है, या और भी कारण हो सकते हैं, उसकी डिटेलिंग में अभी मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है, तो मैं उससे एक कागज क्या करवा लूंगी, साइन, ठीक है, और ये कागज के बदले में मुझे पैसा मिलेगा, तो ये कागज मेरे लिए क्या कहलाएगा, बिल्स रिसीवेबल, और उसके लिए क्या कहलाएगा, उस गुंडे के लिए बिल्स पेबल। एक ही कागज है, ठीक है, समझ गए क्या। मैं तुम लोगों को पहले बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल दिखा देती हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये देखो, बिल्स पेबल बिल ऑफ एक्सचेंज ही है जिसके अगेंस्ट मुझे क्या करना है, पैसा पे करना। जैसे अपन ने ट्रेड रिसीवेबल वर्ड सीखा, वैसे ही एक वर्ड यूज होता है ट्रेड पेबल। तुम अगर गुड्स उधारी पर लेते हो, उधारी पर तुमने गुड्स खरीदे, 3 महीने बाद तुम उसको पैसा पे करोगे, तो वो क्या है, पेबल। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वर्ड का मतलब समझ गए ना, उधारी, ऑब्लिगेशन, ठीक है। तो बेटा हम जिस पर्सन से हम गुड्स उधारी पर खरीद रहे हैं, उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कौन है, क्रेडिटर है, ठीक है। जैसे हम अपने रिश्तेदारों के नाम रखते हैं, ये हमारी बुआ है, ये हमारे मामा है, ये हमारे चाचा है, ठीक है, वैसे ही हम बिजनेस के अंदर अपने रिश्तेदारों के नाम रखते हैं, ठीक है। तो हमारे रिश्तेदारों में कौन कौन आ गया, एक तो ओनर आ गया जिसको हमने क्या बोला, प्रोप्राइटर, है ना, और फिर दूसरा कौन आ गया, डेटर। डेटर वो पर्सन जिसको मैंने गुड्स उधारी पर दिए हैं, जिससे मुझे पैसा लेना है, ठीक है। और तीसरा कौन आ गया, क्रेडिटर, जिससे मैंने गुड्स उधारी पर ले लिए और अब मुझे उसको पैसा देना है, ठीक है ना। अब समझते हैं अपन बैड डेट। डेट का मतलब मैंने क्या बताया, अभी मैंने डेटर के स्लाइड में डेट का मतलब बताया था क्या तुम लोगों को, अमाउंट ड्यू इज नोन एज डेट, जो पैसा वो डेटर हमें पे करेगा, ठीक है, वो डेट कहलाता है। अच्छा एक मिनट यहाँ पे रुकेंगे और मैं एक चीज और सिखा दूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जो छोटे छोटे टर्म्स सीखना जरूरी होता है, क्योंकि क्या होगा, नॉर्मली अपन कहीं से नॉर्मल टीचर्स के मुंह से सुन लेंगे और वो चीज अपने ऊपर से चली जाएगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना, ठीक है। चलो, तो बेटा ये वैसे शायद तुम लोगों को पता हो, ओन
और ओ, ये दो वर्ड सुने हुए हैं क्या तुम लोगों ने? बता दो जरा मतलब। वो जो हमने दिया है, ओ जो हमने दिया है, वो नहीं, वो भी जो वापस कर, वो जो वापस करना है हमें, हमने उससे बिल्कुल लेकर बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ओन जो हमारा है, ओन जो हमारा है, हम इस चीज को ओन करते हैं। जैसे तुम लोग कुछ कुछ चीजें अभी ओन करते होगे, क्या क्या ओन करते हो तुम लोग? बैंक, ठीक है। और वैसे तुम लोग अभी कुछ ओन नहीं करते हो, जो भी है तुम लोगों के पास वो मम्मी पापा का है, कभी भी छीन लिया जा सकता है तुम लोग के पास। तो जो अभी जब कमाने लग जाओगे और अपने पैसों से कुछ खरीदोगे तो क्या करोगे? उन चीजों को ओन, ठीक है। ओ मतलब जो चीज, जो पैसा, जो अमाउंट मुझे किसी को पे करना है, वो मुझे ओ करता है इतना अमाउंट, मतलब राम मुझे इतना अमाउंट ओ करता है, तो राम के ऊपर क्या है? लायबिलिटी है। और मैं ओ करती हूँ एक अमाउंट टू राम, ठीक है। तो ओ मतलब अमाउंट पेबल, क्लियर है? ठीक है, चलो वापस आते हैं अपन। डेट मतलब वो पैसा जो मुझे लेना है, जो डेटर ओ करता है, राइट, है ना। अब उसके सामने वर्ड लगा दिया बैड। क्यों लगा दिया भाई? क्योंकि उसने वापस नहीं किया, क्योंकि उसने वापस नहीं किया और वो करने वाला नहीं है, ठीक है। अब देखो, कब कब या तो वो भग गया है और अब वो मुझे मिल नहीं रहा है, ठीक है। मैं रोज उसके फोन लगा रही हूँ, उसके घर गई हूँ, ना घर में मिल रहा है ना फोन उठा रहा है, तो मतलब अब मैं समझ चुकी हूँ कि बेटा अब मेरे को वो पैसा मिलने वाला नहीं है। तो मेरा डेट जो कि बैड हो गया, इरिकवरेबल हो गया, ठीक है ना। देखो ये भाग रहा है पैसे लेकर, बैड डेट, ठीक है। दूसरा, कभी कोई इंसॉल्वेंट हो जाए तो मुझे बैड डेट हो जाएगा। अब इंसॉल्वेंट वर्ड का क्या मतलब होगा ये समझते हैं। ठीक है, तुम लोगों ने सुना है दिवाला निकल गया, कोई कंगाल हो गया, बैंकरप्ट हो गया, ये वर्ड सुने हुए हैं ना तुम लोगों ने? ठीक है, मुझे बताओगे क्या मतलब है इन वर्ड्स का? ऐसे मतलब भूल जाना, मतलब सपोज आपने किसी से लोन लिया है और आपका वो पूरा पैसा चले गया, अब आप चुका नहीं पा रहे हो, अब अपन चुका नहीं पाएंगे, ठीक है। जैसे मेरा बिजनेस है, हाँ। बिजनेस के लिए आपने अपने बिजनेस पैन कार्ड से लोन लिया, बिल्कुल, ठीक है, 10 लाख, अब मैं उसको रीपे नहीं कर पाया, मेरे बिजनेस का जो भी एसेट, जैसे मेरी बिल्डिंग या ऑफिस है, सब बेच दिया जाएगा। 8 लाख की वैल्यू, बैंक को मैंने वो रखा था, बैंक ने उसे बेच दिया, उसे बेच दिया, फिर भी बैंक को, और 2 लाख बैंक की फिर भी बात नहीं है। मेरे पर्सनल में बहुत सारी चीजें, मेरी गाड़ी वगैरह, बट वो बैंक नहीं छू सकता ना, वो मेरे पर्सनल है, बिजनेस के तरह नहीं है। ले सकता है बैंक, ले सकता ले सकते है, बिजनेस से बहुत दुख के साथ ये बता रही हूँ मैं कि बैंक ले सकता है, ठीक है। बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो अगर बिजनेस की असेट से पूरी ना हो तो हमारे पर्सनल असेट्स भी जा सकते हैं, क्योंकि बैंक उसको रिकवर करने के लिए हम पे कोर्ट केस करेगा और कोर्ट हमें बोलेगा कि तुम्हारी पर्सनल लाइबिलिटी है तो तुम अपने घर के असेट से भी दो। मूवीज में तुम लोगों ने देखा होगा, पुरानी मूवीज में दिखाते थे कि यार बिल्कुल घर वर सब नीलाम हो गया, वो बोलियां लग रही है, नीलामी हो रही है, ठीक है। और हीरो क्या कर रहा है बेचारा? सिर्फ एक सूटकेस लेकर घर छोड़कर जा रहा है ना, उसकी कार बिक गई और वो सब। वो है इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी कब होती है? जब मेरे सिर पे लाइबिलिटी, उधारी बहुत बड़ी है और मैं अपने सारे असेट्स बेच दूंगी पर्सनल मिलाकर, तो भी मैं वो लाइबिलिटी चुका नहीं पाऊंगी बेटा, तो फिर हम क्या हो गए? इंस्टॉलमेंट हो। समझ में आया? ठीक है। तो अगर मान लो कि मैंने किसी को उधारी दी है और वो क्या हो गया है? इंसॉल्वेंट, मतलब उसके सिर पर बहुत सारी उधारी है और उसके पास असेट्स क्या है? कम, तो वो अपने सारे असेट्स बेचेगा
पर सारे असेट्स बेचने के बाद भी वो थोड़ी सी ही अमाउंट मुझे वापस कर पाएगा और बाकी का अमाउंट वो मुझे वापस नहीं कर पाएगा और फिर मैं बाद में उससे मांग भी नहीं सकती बेटा, क्योंकि अब वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास कुछ भी बचा नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगी कि मेरा अमाउंट क्या हो गया है, बैड डेट। ठीक है ना। ये बिजनेस के लिए क्या होगा, लॉस होगा बेटा। अब इसको ये पीएनएल में, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करेंगे, वो सब अकाउंटिंग का पार्ट है, वो अपन सीखेंगे। ठीक है, समझ में आया क्या? पक्का? कोई सवाल स्प्राउट हो रहा है क्या? नहीं? ठीक है, आ जाओ। वर्ड तुम लोग सीख चुके हो ये वाला, है ना। लाइबिलिटी वर्ड क्या सीख लिया तुम लोगों ने, उधारी। और हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें देख रहे हैं, बिजनेस के। हमको हिसाब किसका रखना है, बिजनेस का। तो अब समझना, ठीक है, बड़ा कर लेते हैं। अब समझना वापस से, ये ओनर, ये बिजनेस। ठीक है, अभी थोड़े टाइम तक तुम लोगों को ये ड्राइंग बार बार देखनी पड़ेगी। ठीक है, ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है, इसको अपन ने क्या नाम दिया, और क्या अपन ये अच्छे से समझ चुके हैं कि बिजनेस एक अलग पर्सन है। ठीक है, और ओनर जो पैसे बिजनेस में दे रहा है वो बिजनेस के खुद के नहीं है, ओनर से लिए हुए। तो ये भी एक क्या हुई, ये अच्छे से समझ में आई बात की नहीं आई, पहले तो ये बताओ। पक्का है, विश्वास कर लूंगा तुम लोगों पे। ठीक है, अब बेटा ओनर के पास और पैसे नहीं है पर बिजनेस में तो जरूरत है, तो क्या कर सकते हैं, बैंक लोन ले सकते हैं, रिश्तेदारों से मांग सकते हैं, दोस्तों से मांग सकते हैं। ठीक है, और भी मार्केट में लोग बैठे हुए होते हैं जो पर्सनल लोन देते हैं। ठीक है, तो भाई बहुत सारे लोग हैं। ये कौन है, ये है आउटसाइडर्स, बिल्कुल, मनी लेंडर्स। हाँ, ठीक है, सब बहुत सारे, जैसे जमींदार वगैरह होते थे, ठीक है, पहले के जमाने में वो भी उधारी देते थे। ठीक है, आज की डेट में अरे सिर्फ लीगल तरीके से नहीं, मतलब इलीगल लोग भी बैठे हैं। ठीक है, जो हर दिन के इंटरेस्ट रेट पे क्या देते हैं, वो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, कि आगे डॉन के पास पैसे ले लिए, अब पैसे वापस नहीं कर पा रहे तो डॉन धमकी दे रहा है कि हम मार डालेंगे तुमको। बहुत पैसे एक्चुअली में चलते हैं। ठीक है, बट उनसे पैसे नहीं ले जाते, हम लीगल वाले लोग। ठीक है, तो हमने क्या किया बेटा, इनसे क्या ले लिए, पैसे। अब ये पैसे भी बिजनेस में आ गए, वो पैसे भी बिजनेस में आ गए, और ये वाले पैसे भी बिजनेस के अंदर आ गए। क्या ये वाले पैसे बिजनेस के खुद के हैं, बिजनेस के पास खुद का तो कुछ भी है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि बिजनेस एक एक्चुअल पर्सन तो नहीं है, बिजनेस क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन जो हमने क्रिएट किया। ठीक है, तो जो भी आएगा बिजनेस के पास वो कहां से आएगा, बाहर से आएगा, ओनर से आएगा, और उधारी लेकर आएगा, मनी लेंडर्स से आएगा। ठीक है, ये जो है ये भी बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी। ठीक है, पर ये दोनों लाइबिलिटी है बेटा, ओनर से लिया हुआ पैसा भी क्या है, लाइबिलिटी, बाहर लेंडर से लिया हुआ पैसा भी क्या है, लाइबिलिटी। पर ओनर तो बिजनेस के अंदर का ही पर्सन है ना, मतलब खुद अपना। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे इंटरनल लाइबिलिटी, और बाहर वालों से लिया हुआ पैसा हम क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्लियर है, पक्का? ठीक है, अच्छा, कुछ अमाउंट ऐसा मैं उधारी लेती हूँ जो कि मुझे एक साल के अंदर अंदर क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। जैसे 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट वापस करना पड़ेगा। उधारी ही ये बोल के लिया कि भाई 3 महीने में दे देंगे। ठीक है, तो इसको बोलेंगे शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है ये,
शॉर्ट टर्म मतलब कम टाइम की लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी क्या कहलाएगी? करेंट। ठीक है। और अगर मैंने बैंक मुझे 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का लोन भी देता है, पता है तुम लोग को ये बात, तो मुझे ये पैसा कब चुकाना है? 10 साल बाद। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी मतलब नॉन करेंट लाइबिलिटी। 10 साल तक तो ईएमआई चलेंगे, 10 साल बाद दे रहे ऐसा भी होता है कि 10 साल बाद ही पूरा प्रिंसिपल अमाउंट देना है, ऐसे भी लोन्स होते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि हर साल मैं थोड़ा थोड़ा क्या करती जाऊंगी, चुका। हम तो मंथली के हिसाब से ईएमआई कॉस्ट में जाता जाता है ना आपकी नहीं savings नहीं, account से। लोन्स अलग अलग टाइप के होते हैं ना बेटा। बिजनेस लोन में हर साल भी हाँ, ऐसा भी मिलता है कि भाई पूरा अमाउंट एक साथ ही कब चुकाएंगे? 15 years बाद। 10 साल बाद या 5 साल बाद या कितना टाइम पीरियड होता है ये? रिस्क बहुत वेरीफाई करते हैं। हाँ, और बिल्कुल वेरीफाई करते हैं, मॉर्गेज रखते हैं। मॉर्गेज मतलब Land जो लैंड, बिल्डिंग, नॉन मूवेबल चीजें, रियल एस्टेट वाली, उसको गिरवी रखते हैं, पेपर्स रखवाते हैं पूरे। ठीक है। अब जैसे हाउस लोन होता है, हाउस लोन वैसे बिजनेस के लिए नहीं होता है, बट अपन एग्जांपल ले, हाउस लोन कोई भी लेता है तो वो जमीन के कागज रखवा कर फिर उसके अगेंस्ट लेता है। तो अगर हम नहीं चुका पाए तो वो जमीन बैंक उस जमीन को बिकवा कर अपने पैसे क्या करेगा? वसूल करेगा। ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं मॉर्गेज रखा है हमने। ठीक है, सुना है तुम लोगों ने वर्ड मॉर्गेज की? आज पहली बार सुना है। कोलैटरल और मॉर्गेज सिमिलर, सेम। ठीक है, कोलैटरल में आप मूवेबल चीजें भी रख सकते हो। मॉर्गेज वर्ड जनरली यूज होता है इमूवेबल चीजों के लिए, लैंड के लिए, बिल्डिंग के लिए, घर के लिए। ठीक है, चलो, तो मैं क्या बता रही थी तुम लोगों को? हाँ, ये बता दिया मैंने। ये नॉन करेंट लिखा है ना, पढ़ने में नहीं आ रहा होगा तो, और ये करेंट लिखा है, और ये नॉन करेंट लिखा है। ठीक है, लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। 1 ईयर से ही हम हर चीज देखेंगे बेटा। 1 साल के बाद अगर कोई लाइबिलिटी चुकानी है तो वो क्या कहलाएगी? नॉन करेंट। मतलब वो इस करेंट ईयर की बाद, लाइबिलिटी तो है बट बाद में चुकानी। और अगर 1 साल के अंदर अंदर चुकानी है, विद इन अ ईयर, तो क्या कहलाएगी? करेंट। ठीक है, आगे आप ये समझ में अच्छे से। ठीक है, अगर मैं उधारी पर कोई सामान लेती हूं तो वो क्या है? ट्रेड पेबल, है ना। उसमें जिस पर्सन से लिया उसको क्या बोलोगे? क्रेडिटर। ठीक है, और अगर कागज साइन करवा लिया उसने मुझसे तो वो कागज क्या कहलाएगा मेरे लिए? बिल्स पेबल। ठीक है, चलो अब बेटा इस चैप्टर में फिक्टिशियस एसेट्स वगैरह मुझे अभी बताना है। ठीक है, अच्छा फिक्टिशियस एसेट्स बता ही देती हूँ आज, है ना, नहीं तो वो डाउट घूमता रहेगा दिमाग में। देखो, मैंने असेट का मतलब क्या बताया? कोई भी प्रॉपर्टी। ठीक है, नॉन करेंट असेट वो होता है जो प्रॉपर्टी बिजनेस की है, जिसको मैं कई सालों तक क्या कर पाऊंगी? यूज कर पाऊंगी। उसको अपन फिक्स्ड असेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे फर्नीचर एक बार खरीदा और कितने साल यूज होगा? 10 साल। ठीक है, 10 साल मान लेते हैं, तो 10 सालों तक ये असेट क्या होता रहेगा? यूज। तो ये बिजनेस का फिक्स्ड असेट है। क्या है? इसको नॉन करेंट असेट भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बेटा एडवर्टाइजमेंट करवाया, वैसे ये एक्सपेंस डिस्कस करने के बाद वाला टर्म होना चाहिए, बट ठीक है अभी थोड़ा बहुत बता देती हूँ, ध्यान से समझ लेना तो समझ में आ जाएगा। मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रही हूँ, ठीक है, कोई असेट बन रहा है क्या? नहीं, तो पे तो कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए क्या हो रहा है? खर्चा। मैं रेंट पे कर रही हूँ जगह का, वो मैं क्या कर रही हूँ? खर्चा, एक्सपेंस। ठीक है, मैंने सैलरी पे करी एम्प्लॉइज को, वो मैंने क्या किया? खर्चा। असेट खरीदा तो भी मेरे पास से पैसा गया, बट उससे कोई चीज बनी, इसीलिए उसको क्या बोला? असेट। और जब मैं कोई ऐसा पेमेंट कर रही हूँ जिससे कोई चीज नहीं बन रही है मेरे लिए, तो मैं क्या बोल रही हूँ? एक्सपेंस। ठीक है, इसको मैं डिटेल में रीड भी करवाऊंगी अगली क्लास में। ठीक है, अभी ऐसे सुन लो बस। तो रेंट पे कर रही हूँ, कोई चीज नहीं बन रही मेरे लिए, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सपेंस।
सैलरी क्या कहलाएगा? एक्सपेंस। एडवर्टाइजमेंट क्या कहलाएगा बताओ? एक्सपेंस ही कितना है? एक्सपेंस कहलाएगा। सब लोग श्योर हो? सोच लो एक बार। पक्का? एडवर्टाइजमेंट कर रही हूँ तो कोई चीज बन रही है क्या मेरे लिए? प्रॉपर्टी बन रही है क्या? नहीं, तो वो भी क्या है? एक्सपेंस। पर मान लो कि मैंने बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया, है तो एक्सपेंस ही, कोई चीज नहीं बन रही, बट बेटा मैंने इतना बड़ा खर्चा किया, ठीक है, मैंने करोड़ों का खर्चा कर दिया। वो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में, फुल पेपर में ऐड देखा है कभी? ठीक है, वो लाखों का ऐड होता है, ठीक है, तो वो लाखों का खर्चा, जो होर्डिंग्स लगती है मेन मेन लोकेशंस में, उनका रेंट लाखों का होता है, ठीक है, तो लाखों का मैंने खर्चा कर दिया, तो मैं ना बोल रही हूँ कि यार देखो ये मैंने खर्चा ही किया, एक्सपेंस ही है, कोई एसेट नहीं बना मेरे लिए, ठीक है, बट ये इतना बड़ा खर्चा किया है जिसका बेनिफिट मुझे 1 साल से ज्यादा मिलेगा, ठीक है, तो मैं इसको एक्सपेंस ना बोल के क्या बोलना चाहती हूँ? असेट बोलना चाहती हूँ। पर मैंने बोला यार ये तो असेट नहीं है, पर मैंने बोला कि नहीं, मैं तो क्या करूंगी, इसको असेट बोलूंगी क्योंकि ये बड़े अमाउंट का खर्चा किया। उसका मतलब जो आएगा आपको रिटर्न वो 1 ईयर बाद आएगा कि उसी 1 पीरियड के टाइम पीरियड आने लगा ना, ठीक है, अच्छा भैया वो तो आने लगा, एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले हुआ तो मेरे को बेनिफिट मिलने लगा, ठीक है, बट वो एक्सपेंस बहुत बड़ा था, ठीक है, तो मैंने बोला कि नहीं, मैं इसको 1 साल का एक्सपेंस नहीं बोलूंगी, मैं इसको क्या बोलना चाहती हूँ? असेट, ठीक है, बट ये कोई एक्चुअल असेट तो, कोई प्रॉपर्टी बनी है क्या मेरे लिए? तो मैंने इसको नाम दिया फिक्टिशियस असेट, ठीक है, फिक्टिशियस मतलब वो चीज जो असेट एक्चुअली में नहीं है, ठीक है, जो हमने क्रिएट कर दिया बट वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, समझ गए क्या? और वही है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बट रेवेन्यू एक्सपेंड वही सेम चीज है, बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टर्म तुम लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगी, क्योंकि उसके पहले मुझे एक्सपेंडिचर सिखाना है और रेवेन्यू सिखाना है, ठीक है, फिर समझ में आएगा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बोल रहे हैं अपन इसको। समझ में आया? क्लियर हुआ? चलो, तो जो थोड़े बहुत टर्म्स बचे हुए हैं, यही एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, ये सीखने के बाद अपन अकाउंट्स में करने क्या वाले हैं और पूरा सिस्टम क्या चलता है वो अपन सीखेंगे, ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंडिचर टर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा सिस्टम भी सीखेंगे तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ बेटा। जैसे आपने बताया कि वो बैंक हमारी जो लैंड है उसके पेपर, हाँ तो अगर फिर